प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सरकार के महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि मैंने बताया था कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके माध्यम से वो राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त कर पाती है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का जो महत्वपूर्ण काम है वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करना होता है। वर्तमान समय में कार्यपालिका के बढ़ते हुए कार्यों के कारण और इसकी बढ़ती हुई महत्ता के कारण अब ये कहने लगे हैं कि कार्यपालिका मीन्स गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का पर्याय कार्यपालिका। यह अभिव्यक्ति कार्यपालिका के महत्व को इंगित कर रहा है। इससे हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में कार्यपालिका कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जहाँ सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग कार्य दिए गए हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें क्रियान्वित करती है, और कार्यपालिका में ये कार्य राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका दोनों मिलकर करती है। राजनीतिक कार्यपालिका से तात्पर्य हमारा ये है कि जो मंत्रिपरिषद और मंत्रीगण हैं उन्हें हम राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और सभी विभागों के मंत्री, मतलब वो राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। इनके अतिरिक्त जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं उन्हें भी हम स्थायी कार्यपालिका में लेते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका से मिलकर ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, कार्यपालिका बनती है। परंतु यहाँ हम सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग केवल कार्यपालिका के बारे में ही चर्चा करेंगे, स्थायी कार्यपालिका के बारे में नहीं। कार्यपालिका क्या है, इसको अनेक विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध परिभाषा हम गिलक्राइस्ट की मानते हैं, जो कि एक संपूर्ण परिभाषा कही जा सकती है। उनके शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासनिक यंत्र घूमता है। इसी प्रकार गार्नर ने भी कार्यपालिका की सटीक परिभाषा दी है कि व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी कर्मचारी और संस्थाएं आ जाती हैं जिनका संबंध राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने से होता है और जो कानून के रूप में प्रकट की गई है। गार्नर की परिभाषा को यदि हम ध्यान से देखें तो उसके अनुसार राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका दोनों आ गई हैं। व्यापक अर्थ में हम कार्यपालिका का तात्पर्य राज्य अध्यक्ष से लेकर समस्त कर्मचारियों तक को उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, और सीमित अर्थ में हम इसको केवल राजनीतिक कार्यपालिका के अर्थ में ही ले सकते हैं। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका सरकार के अन्य दोनों निकायों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वर्तमान में कार्यपालिका का महत्व बढ़ता जा रहा है और व्यवस्थापिका का कम होता जा रहा है। ये हमने पूर्व के वीडियोज़ में देखा था। अब तो व्यवहार में हम सरकार शब्द का प्रयोग भी कार्यपालिका के लिए ही करने लगे हैं। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तो केवल सरकार के संवैधानिकीकरण के यंत्र मात्र रह गए हैं, और कार्यपालिका सरकार का एक संपूर्ण सार बन गई है। कार्यपालिका का सामान्यतः अर्थ हम यूँ मान सकते हैं
कि इसके अंतर्गत मुख्य कार्यपालिका यानी कि राष्ट्राध्यक्ष, विभागों के अध्यक्ष मतलब मंत्रीगण और सरकारी पदसोपान में उच्चतम स्तर के सार्वजनिक प्रशासकों को लेते हैं, जो कि मुख्य कार्यपालिका की सहायता के लिए भर्ती किए जाते हैं। तो जो हमने कार्यपालिका का सामान्य अर्थ देखा वो ये है कि कार्यपालिका को हम व्यापक और संकुचित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। व्यापक रूप में हम इसको राजनीतिक कार्यपालिका के साथ स्थायी कार्यपालिका को भी शामिल करेंगे और संकुचित अर्थ में हम केवल इसकी राजनीतिक कार्यपालिका को ही देखेंगे। यहाँ हम राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में ही चर्चा करेंगे। कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के अनेक प्रकार हैं। संसदीय कार्यपालिका या संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, जो कि भारत और इंग्लैंड में पाई जाती है, जहाँ कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे हम संसदीय कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। कार्यपालिका का निर्माण भी व्यवस्थापिका में से ही होता है। जिन राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के घनिष्ठ संबंध रहते हैं उसे संसदीय कार्यपालिका, और जहाँ पे ये दोनों अलग रहती है उसे हम अध्यक्षीय कार्यपालिका कहते हैं। जैसा कि हमारे भारत में है संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो वहाँ हम संसदीय कार्यपालिका कहेंगे, जहाँ पे कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है और दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद ही कार्यपालिका का वास्तविक रूप होती है। इसे हम कभी मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका भी कहते हैं। मंत्रिपरिषद अपने पद पर तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि उसका व्यवस्थापिका में बहुमत बना रहे। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका उसे कहते हैं जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत पृथक पृथक संरचना होती है। संविधान द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों और न्यायपालिका इन तीनों की शक्तियों को विभाजित कर दिया जाता है। इस तरह अध्यक्षीय कार्यपालिका का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है अमेरिका का राष्ट्रपति। यहाँ कोई नाममात्र की कार्यपालिका नहीं होती है। शासन की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होती है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद स्वयं बनाता है और उनकी सहायता से वो शासन के कार्यों का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है नाममात्र की कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में संवैधानिक अध्यक्ष को हम नाममात्र की कार्यपालिका कहते हैं, जिसमें संवैधानिक दृष्टि से समस्त शक्तियाँ होती है, किंतु व्यवहार में वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, बल्कि वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। जैसे कि ब्रिटेन में वहाँ का जो राजा है, रानी है, भारत में राष्ट्रपति है। इसे हम नाममात्र की कार्यपालिका के प्रतीक मान सकते हैं, जहाँ ये अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करते हैं। ये राज्य कहा भी जाता है कि ये राज्य करते हैं, शासन नहीं करते हैं। व्यवहार में जो नाममात्र की शक्तियाँ जिस संवैधानिक अध्यक्ष के पास होती है, उन समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसलिए हम उसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। देश की जो संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां हैं वो वास्तविक कार्यपालिका में ही केंद्रित होती है। किंतु ये नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का जो अंतर है वो केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है, अध्यक्षात्मक में नहीं। जैसे भारत में हम कहते हैं कि राष्ट्रपति एक मुहर लगाने मात्र का कार्य करते हैं और समस्त निर्णय प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, लेकिन वो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं
और उनके नाम से ही हमारे देश का शासन चलता है। परंतु व्यवहार में समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका से मतलब उस कार्यपालिका से जिसमें निर्णय निर्माण की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ एक मुखिया के हाथों में होती है और अंतिम रूप से शासन की लिए वो उत्तरदायी होता है। जैसा कि वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण कहा जा सकता है, जहाँ कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होती है। बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य ऐसी कार्यपालिका से है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है। और वर्तमान में स्विट्जरलैंड इस प्रकार की कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। स्विट्जरलैंड में कार्यकारिणी शक्ति जो है एग्जीक्यूटिव पावर, वो 7 सदस्यों की एक फेडरल काउंसिल होती है, संघीय परिषद, उसमें निहित होती है और 7 समान स्तरीय सदस्यों की यह कार्यपालिका सामूहिक रूप से राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं उनका प्रयोग करती है। पैतृक कार्यपालिका, जहाँ पर राजा और उसके वंशज राज्य के मुखिया होते हैं या प्रमुख होते हैं, उसे हम पैतृक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे कि इंग्लैंड, स्वीडन आदि देशों में, जापान आदि देशों में पैतृक कार्यपालिका होती है। वहाँ राजा को प्रमुख माना जाता है और उसी के नाम से देश का शासन चलता है। राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी फिर शासन के पद पे आता है। और जिन देशों में राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, उसे हम निर्वाचित कार्यपालिका कहते हैं। जैसे भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, चयनित होते हैं और बदलते भी रहते हैं, 2 बार भी रह सकते हैं, किंतु ये निर्वाचित होते हैं। मतलब इनके वंशज दर वंशज शासन करें ऐसा नहीं होता है पैतृक की भांति। तानाशाही कार्यपालिका, जब राष्ट्र की सभी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाती है और वो व्यक्ति देश के सर्वेसर्वा बन जाता है और वो किसी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि किसी विशेष दल या सेना की सहायता से सारी शक्तियाँ अपने अधिकार में ले लेता है, तो उसे हम तानाशाही एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कहते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में आप सभी परिचित होंगे कि उत्तरी कोरिया का जो राष्ट्रपति है किम जोंग, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आज की तारीख में तानाशाह कार्यपालिका का। इनके अतिरिक्त साम्यवादी देशों में, सभी साम्यवादी देशों में लगभग तानाशाही नेतृत्व ही होता है, क्योंकि वहाँ पर विरोधी दल को उभरने नहीं दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और जो सरकार के खिलाफ बोलता है उनके साथ लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता है। जनता डरी हुई सी रहती है। कुल मिला के ये है कि ये जो तानाशाही शासक होते हैं वो अपने अनुसार शासन का संचालन करते रहते हैं। तो आज हमने यहाँ कार्यपालिका का अर्थ और कार्यपालिका के प्रकार के बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको इसके सभी प्रकार समझ में आ गए होंगे। मुख्य प्रकारों का मैंने वर्णन कर दिया है। कार्यपालिका क्या है, क्या काम करती है, ये समझाया गया है। अगले पार्ट में हम कार्यपालिका के कार्य और कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और फिर समझिएगा। थैंक यू।